आज की क्लास में शुरू करते हैं नई चीज से। तो मैंने आपसे बोला था अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, तो सिमिलरली यू कैन डिफाइन लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, सो लेट मी डिफाइन the so we have already discussed three scheduling algorithm. The fourth one is longest job first. So what will be the criteria? Let's see. सो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले शेड्यूल करूंगा। ऑब्वियसली यू नो कि अगर ऐसा है कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है, अगर वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो यू नो कि इट विल इवेंचुअली शो दी कॉन्वॉय इफेक्ट। इसका मतलब जो बाकी प्रोसेस हैं उनका जो वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एवरेज वेटिंग टाइम ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। Shakti, for now there is no Telegram group. In a day or two, I'll create one and I'll let all of you know about that. Okay? So, what will be the criteria? Criteria will be longest burst time. Mode non-preemptive. अगर मुझे प्रियम्पटिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट बोलना होगा तो मैं या तो बोलूंगा प्रियम्पटिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट या तो फिर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो दिस विल बी नॉन प्रियम्पटिव। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम होता है और अगर उन दोनों के बीच में टाई है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले जिसका मिनिमम अराइवल टाइम होगा उसको देखेंगे। अब ये मत बोलना कि सर अगर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट था तो जिसका अराइवल टाइम सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले शेड्यूल करो। नहीं, दैट विल बी स्टूपिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसर्न है वो आपके बर्स्ट टाइम से है। अगर बर्स्ट टाइम इक्वल होते हैं तो मैं अराइवल टाइम को मिनिमम ही लूंगा। अगर अराइवल टाइम भी इक्वल हो जाते हैं तो मैं प्रोसेस आईडी जिसकी भी मिनिमम होगी उसको शेड्यूल करूंगा। ठीक है, सो मैं राइट डाउन दिस एज अ नोट। If burst time of processes are same, then to break the tie, we'll select the process with minimum arrival time. If arrival time is also same तो क्या करेंगे? Then schedule the process with minimum or smallest process ID. सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक काम करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते क्योंकि चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको शॉर्टेज जॉब फास्ट आती है तो आपको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट जॉब फास्ट भी आती है। सो जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट एल्गोरिथम एज वेल।
और हम एक सेम क्वेश्चन पे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट भी अप्लाई करके देख लेंगे और उसी सेम क्वेश्चन पे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी अप्लाई करके देख लेंगे. सो इट विल सेव अस सम टाइम. ठीक है. सो द फिफ्थ एल्गोरिथम विल बी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. This is nothing but preemptive longest job first. Again, what will be criteria? Longest remaining burst time. Remaining. So we'll check cycle by cycle whenever the process arrives और उसके basis पे काम करेंगे. Longest फर्स्ट टाइम गॉस क्या कह रहे हो सर? ओएस की वर्कबुक पुरानी वाली डाली, नई वाली नहीं मिल रही. क्या बात कर रहे हो यार? कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों ने और आप बोल रहे हो कि नई वाली नहीं मिल रही. हद हो गई है. गॉस चेक करो, उसी में है. मूड विल बी प्रियम्प्टिव. अनीश, आपने मुझसे बोला था, मैंने कल सर को बता दिया था, तो सबसे पहले मुझे क्लियर कर देना अगर अनीश आता है तो कि उसको वर्कबुक मिल गई है या नहीं. ठीक है. नाउ अगेन यहाँ पर भी सेम ही केस रहेगा. अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जिसका भी अराइवल टाइम मिनिमम होगा पहले उसको शेड्यूल करेंगे. अगर अराइवल टाइम भी सेम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम अगर अराइवल टाइम भी सेम हो जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे जिसका प्रोसेस आईडी सबसे मिनिमम होगा. क्लियर है सबको? आई गेस देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. आपको कोई कॉल या मैसेज आया अनीश? चलो मैं आपको कॉल करवाता हूँ. सर आपका ऑलरेडी नंबर ले चुके थे, मेल आईडी ले चुके थे, क्यों नहीं मिला? आई चेक. डोंट वरी, ज्यादा दुखी मत हो, मिल जाएगा. क्वेश्चन सारे के सारे कल के वक्त उसमें थे तो परेशान होने की जरूरत नहीं. यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? इसके क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली. एग्जैक्टली सेम है आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की जैसी. कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है. है ना? Let's take a question. Process ID. एक काम करो, वही क्वेश्चन ले लो जो हम लोगों ने वहां पर लिया था. इस केस में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए लिया था, वही क्वेश्चन ले लेते हैं. ताकि क्वेश्चन सेम रहे, सेम क्वेश्चन के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट कैसे अलग अलग अप्लाई करने हैं ये पता चल जाए. अगर कोई डिफरेंस है भी क्वेश्चन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस वो नोट डाउन कर लिए थे. नाउ यू नीड टू ड्रॉ द गैंट चार्ट. नाउ मैंने कल की क्लास ज्वाइन की है. रूपम कुमारी सर, मुझे भी वर्कबुक नहीं मिली है. ओके रूपम कुमारी, विल सी. है ना? आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी. चलो, तो इसके लिए आपको दो गैंट चार्ट बनाने हैं. कौन कौन से? पहला गैंट चार्ट आपको बनाना है नॉन प्रिएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए और दूसरा गैंट चार्ट आपको बनाना है प्रिएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए. कंस्ट्रक्ट टू गैंट चार्ट, नॉन प्रिएम्प्टिव or basically simply longest job first. The next one will be for preemptive
which job first और longest remaining time. फटाफट बनाओ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, दोनों ही चीजों के लिए गैंट चार्ट बनाओ एंड देन विल सी. अब देखना, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या तो फिर शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट तो नॉन प्रीएम्प्टिव थी ही, लेकिन शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में ये हो रहा था कि जैसे ही सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में आ जाती हैं, उसके बाद आपका शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एग्जैक्टली शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की तरह बिहेव करता था. इसका मतलब वहां पर प्रीएम्पशंस नहीं होते थे, वहां पर जो प्रीएम्पशंस होते थे वो बार बार नहीं होते थे. वो कब होते थे, जब एक प्रोसेस जाती थी और वो पूरी कंप्लीट होकर के सिस्टम को छोड़ के चली जाती थी. लेकिन यहाँ पर यू विल रियलाइज कि सब कुछ डिफरेंट होगा. ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि सारी प्रोसेस आपस में एक दूसरे को प्रीएम्प्ट करने लगेगी. चलो बनाओ फटाफट. ऋतिक, आपने भी आज ही ज्वाइन किया है? ओके, सबको सारी चीजें मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही ग्रुप बनाता हूँ, मैं आज ही टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ. अभी आप लोग जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तभी मैं बात कर लेता हूँ, तभी टेलीग्राम ग्रुप का एक आप लोगों को वो सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर पाए. और जैसे ही हो जाता है प्लीज लेट मी नो, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना है. जैसे ही हो जाता है प्लीज लेट मी नो. चलो देखते हैं, सबसे पहले नॉन प्रीएम्प्टिव को देखते हैं क्या होगा. एट टाइम जीरो देयर इज नो प्रोसेस इन दी मेन मेमोरी, इसलिए टाइम जीरो पर कोई प्रोसेस शेड्यूल नहीं होगी. टाइम 1 तक सीपीयू पर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगी. फिर क्या हुआ, एट टाइम 1 देयर आर टू प्रोसेसेस अवेलेबल इन दी मेन मेमोरी, दैट इज प्रोसेस P4 एंड P6. दिस टाइम किस प्रोसेस को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है. तो सबसे पहले मैं प्रोसेस P6 को सिलेक्ट करूंगा. सो विल शेड्यूल प्रोसेस P6, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, इसलिए प्रोसेस P6 कब तक चलेगी, जब तक कि इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. इसका मतलब 4 टाइम यूनिट के लिए. सो इट विल रन फ्रॉम टाइम यूनिट 1 टू टाइम यूनिट 5. एंड at time unit 5, process P6 will make a transition from running state to terminate state. Now, at time unit 5, all the processes are available in the main memory. हाँ, at time unit 5, all the processes are available in the main memory. इसलिए क्या होगा, इसलिए you will select the process which is having the longest burst time, and that process will be process P1. Therefore, you will select process P1. You will non-preemptive, you will complete the execution of process P1. That is, process P1 will execute for 3 time unit, that is from time unit 5 to time unit 8. At time unit 8, it will leave the main memory. Then at time unit 8, so देखो अब यहाँ पर, now at time unit 8, the processes which are available in the main memory are P2, P3, P4 and P5. So there is a tie between two processes P3 and P4 in terms of longest burst time. So P3 और P4 दोनों के बीच में टाई है. तो क्योंकि टाई है इसलिए आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे जिसका अराइवल टाइम मिनिमम है. सो P3 के लिए अराइवल टाइम 4 है, P4 के लिए अराइवल टाइम 1 है, इसलिए पहले कौन सी प्रोसेस सिलेक्ट होगी, पहले प्रोसेस P4 सिलेक्ट होगी और ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी इन 2 टाइम यूनिट, दैट इज फ्रॉम टाइम यूनिट 8 टू 10. At time unit 10, process P4 will leave the main memory. Then the next process with the highest burst time is process P3. So P3 will get a chance to execute on the CPU. ये कितने टाइम के लिए चलेगी, 2 टाइम यूनिट के लिए, that is up to time unit 12. At time unit 12, P3 will also release the main memory.
Now at time minute 12 again there are two processes P2 and P5 जिनके बीच में टाई है in terms of longest burst time. So again आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे जिसका अराइवल टाइम मिनिमम है. किसका अराइवल टाइम मिनिमम है? प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम मिनिमम है, इसलिए आप P2 को सिलेक्ट करोगे. P2 will execute for one time minute, that is up to time minute 13, and at time minute 13 P2 will leave the main memory. Then at time minute 13 you will schedule process P5. P5 will execute for one time minute, that is up to time minute 14, and at time minute 14 the execution of all these processes will get completed. Clear? Simple है, कोई दिक्कत नहीं. अब इसके बेसिस पे आप कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम लिख सकते हो, वेटेड टर्न अराउंड टाइम लिख सकते हो और सबका एवरेज निकाल सकते हो. वोंट बी अ बिग डील. क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो फिर प्रिमिटिव वाले पे चलते हैं. बोल दो फटाफट यार, बोला करो. अगर नहीं बोलोगे तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, बोलूंगा नहीं और निकल लूंगा. क्लियर है? P6, P1, P4, P3, P2, P5. YouTube पर मुझे किसी के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं. चतुर्थलिंगम का लास्ट कमेंट था. आया 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 आया. चलो, so we are done with this non-preemptive one. Now let's look at the preemptive. What is longest job first? तो प्रिएम्प्टिव वाले को देखना है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जनरली शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता था कि वो नॉन प्रिएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की तरह बिहेव करने लगती थी, लेकिन यहाँ पर चीजें एकदम अपोजिट हुई. तो देखते हैं उसको हटा देता हूं मैं, डिस्टर्ब नहीं करेगी हमको. कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी. टाइम 0 देयर इज नो प्रोसेस इन द मेन मेमोरी. सो 0 to 1 कोई भी प्रोसेस शेड्यूल नहीं होगी. इसका मतलब ये शेड्यूल लेंथ का पार्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस टाइम पर कोई शेड्यूलिंग चल ही नहीं रही है ना. सो अगर आप सर क्या बोल रहे हो क्वेश्चन, वो देखता हूं. मैंने ऑलरेडी आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर मुझको नहीं पता होता. मैंने क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया था आप लोगों को पढ़ाने के बाद, बट देखो चलो तो क्या होगा. At time minute 1, what will happen? At time minute 1 there are two processes. कौन सी? P4 and P6. So सबसे पहले किसको शेड्यूल करोगे? जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है. किसका रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है? प्रोसेस P6 का रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है. देखना होगा क्या. प्रोसेस P6 सबसे पहले तो 1 टाइम मिनट के लिए चलेगी. इसका मतलब टाइम मिनट 2 पर जब कोई नई प्रोसेस आएगी, आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रन करोगे, चेक करोगे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही चलती रहेगी या आपको उसको प्रीएम्प्ट करके और नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है. तो टाइम मिनट 2 पर क्या होगा? सबसे पहले तो टाइम मिनट 2 पर P6 का जो रिमेनिंग टाइम होगा वो रह जाएगा 3. टाइम मिनट 2 पर P6 का जो रिमेनिंग टाइम होगा वो रह जाएगा 3. तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की भी बात करेंगे, इसलिए अच्छे से देखना. ठीक है. नाउ एट टाइम मिनट 2 one more process will arrive into the main memory, that is process P2. So at time minute 2, what are the processes which are available in the main memory? P2, P4 and P6. Now among P2, P4 and P6, the highest burst time is for process P6. Therefore process P6 will continue. There will be no preemption of process P6. P6 will continue for one more time quantum. So then the time will be टाइम मिनट 3. फिर क्या होगा? At time minute 3, the leftover time of process P6 will be 2, and at time minute 3, one more process P5 will arrive into the system. At this point of time, the processes which are available in the memory are P2, P4, P5, P6. सुनना अच्छे से, देखना. उसकी ब्यूटी, मजा आएगा आपको देख करके आप क्वेश्चन में. क्योंकि टाई है इसलिए जो चीज समझनी है उस चीज को समझ के चलो. क्या हुआ? प्रोसेस P2 थी, P4 थी, P5 थी, P6 थी, है ना. तो among P2, P4, P5, P6 the longest remaining burst time के बीच में there is a tie in the longest remaining burst time for process P4 and P6.
फॉर P4 एंड P6। तो अगर P4 और P6 में टाई है तो फिर आप किस चीज का यूज करोगे? अराइवल टाइम का यूज करोगे। तो जैसे मैंने अराइवल टाइम को देखा तो अराइवल टाइम भी सेम था, तो अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो क्या करेंगे? फिर अब देखो, आप बोलोगे सर P6 को रन करते रहने देते, ऑलरेडी रन कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं। जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि भाई दोनों के बीच में टाई है तो पहले अराइवल टाइम को देख लो, अराइवल टाइम भी सेम है तो प्रोसेस आईडी तो डिफरेंट होगी ही होगी। तो क्योंकि प्रोसेस P4 की प्रोसेस आईडी कम है, इसलिए एट टाइम मिनट 3 व्हाट विल हैपन? एट टाइम मिनट 3 प्रोसेस P6 will get preempted, process P6 will get preempted and process P4 will be scheduled। क्लियर है ये सबको? क्या ये वाली चीज सबको समझ में आती है? देखना क्या यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, आप P6 को कंटिन्यू ना करो, जस्ट मेक श्योर कि आप P6 को कंटिन्यू ना करो। तो क्या ये वाली चीज सबको समझ में आती है कि यहाँ पर P6 और P4 के बर्स्ट टाइम में टाई है, उनका अराइवल टाइम भी सेम है, इसलिए जिस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी सबसे मिनिमम होगा उसको मैं शेड्यूल कर रहा हूं। क्लियर? बोलो फटाफट। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट अगर बाद में कंफ्यूज रहोगे तो फिर परेशान होगे, इसलिए बता दो। क्लियर है? समझ लो, बता दो। चलो देखते हैं नाउ। अब क्या होगा? एट टाइम मिनट 4 प्रोसेस P टाइम मिनट 3 एट टाइम मिनट 3 प्रोसेस P4 इज शेड्यूल्ड। नाउ व्हाट विल हैपन? एट टाइम मिनट 4 we'll check again. At time minute 4 what will happen? The remaining burst time for process P4 is 1. The remaining burst time for process P4 is 1. And at time minute 4 one more process P3 arrive into the memory. One more process P3 arrive into the memory. हाँ समझना, मजा आएगा क्वेश्चन को देखने में, है ना? अब क्या हुआ? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रोसेस अवेलेबल है वो कौन कौन सी हैं? P2, P3, P4, P5, P6। अब जब मैं कंपेयर करता हूं लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम को, तो देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच आर हैविंग द लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम, दैट इज P3 एंड P6। यस, P3 एंड P6 का बर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट है। तो अमंग P3 एंड P6 देयर इज अ टाई। तो अगर टाई होगा तो आप कौन सी प्रोसेस को चूज करोगे? जिसका अराइवल टाइम कम है। किसका अराइवल टाइम कम है? P6 का अराइवल टाइम कम है। सो एट टाइम P4 you will preempt at time 4 you will preempt the process P4। At time 4 you will preempt the process P4 and you will schedule process P6। क्लियर? मजा आ रहा है इसको समझने में? देख लो कंफ्यूजन बहुत सारा है ना? तो क्या होगा? P6 शेड्यूल होगा। अब जब मैं टाइम मिनट 5 पर देखूंगा, तो क्या होगा? एट टाइम मिनट 5 द लेफ्ट ओवर टाइम फॉर प्रोसेस P6 विल बी 1। लेफ्ट ओवर टाइम फॉर प्रोसेस P6 विल बी 1, but at time minute 5 a new process, that is process P1 arrive into the main memory. So at time minute 5 all the processes P1, P2, P3, P4 and P5 and P6 are available in the main memory. Now at this time the highest remaining time is for P3 तो शेड्यूल नहीं हुई ना अभी, P4 कब आई थी? 4 पे आए थे, 4 पे P3 भी आई थी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एट टाइम मिनट 5 जो प्रोसेस है उनमें जो लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम है दैट इज फॉर प्रोसेस P1। तो एट टाइम मिनट 5 P6 विल गेट प्रीएम्प्टेड। इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो सिर्फ कितना होगा? सिर्फ 1। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम बचा है वो प्रोसेस P1 का है। सो P1 विल बी शेड्यूल एट टाइम मिनट 6। अब देखना, एट टाइम मिनट 6 nothing will happen. At time minute 6 the leftover time for process P5 will be 2, right? Still it is the highest one. नहीं सुनना, at time minute 6 there are two processes जिनके burst time में tie है। कौन कौन सी? process P3 and process P1। so among process P3 and P1 which process is having the minimum arrival time? Process P3 is having the minimum arrival time, therefore at time minute 6 P3 will be scheduled। At time minute 6 P3 will be scheduled। What will happen now? So P3 is scheduled at time minute 7 we will check। At time minute 7 the leftover time for process P3 is 1। Leftover time for process P3 is 1
and all the processes are present in the main memory. The longest burst time is again for process P1. So at time 7, process P3 will be scheduled and process P3 will be preempted and P1 will be scheduled. So we'll check at time minute 8. At time minute 8, the remaining time for process P1 will be 1. So this is the time at which all the processes are having. So don't we have to consider context switching time? Not in this case. जनम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कंसिडर करते हैं, लेकिन until unless क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ना कहा जाए और बताया जाए कि टाई को ब्रेक करने का तरीका क्या है, दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, डोंट चेंज द एल्गोरिथम as long as nothing is given in the problem. चलो एट टाइम मिनट 8 क्या हुआ, 2 3 4 7. ठीक है, चलो सारी की सारी प्रोसेस के लिए जो लेफ्ट ओवर टाइम बचा है वो 1 बचा है. अब क्या होगा, अब सबके जैसे ही एक बार सबका जो रिमेनिंग बस टाइम है 1 हो जाता है, अब क्या होगा, अराइवल टाइम के प्रोसेस पे प्रोसेस का शेड्यूलिंग होगा. अगर अराइवल टाइम सेम होंगे तो प्रोसेस आईडी के बेसिस पे सबकी शेड्यूलिंग होगी और एक एक टाइम मिनट के लिए सारी की सारी प्रोसेस अपना काम करके निकल जाएंगे. तो एट टाइम मिनट 8 ऑल दी प्रोसेस आर हैविंग इक्वल बर्स्ट टाइम. So you look for the minimum arrival time. So there are two processes, P4 and P6 with the minimum arrival time. So there's a tie in the arrival time as well. Therefore you will schedule process P4. P4 को शेड्यूल करोगे एट टाइम मिनट 9, इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो बचेगा 0 और ये सिस्टम से बाहर हो जाएगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस विद द मिनिमम अराइवल टाइम विल बी प्रोसेस P6. तो यू विल शेड्यूल प्रोसेस P6. ये 1 टाइम मिनट के लिए काम करेगी, दैट इज अप टू टाइम मिनट 10. इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 0 और ये भी मेन मेमोरी को रिलीज करके चली जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है अराइवल टाइम के बेसिस पे, दैट विल बी प्रोसेस P2 शेड्यूल होगी, ये चलेगी टाइम मिनट 11 तक. इसका जो लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा वो बचेगा 0 और ये भी मेमोरी को छोड़ के चली जाएगी. तुम टाइम मिनट 2 पे आए, अच्छा तुम छोटी सी बच्ची थी इसलिए तुम बड़ी रही. ठीक, चलो देखते. नाउ एट टाइम मिनट 11 जो मिनिमम अराइवल टाइम है दैट इज फॉर प्रोसेस P5. सो P5 विल बी शेड्यूल. P5 will execute for 1 time minute. Left over time will be 0. It will also leave the main memory. The remaining processes are P1 and P3. The minimum arrival time is for process P3. Therefore, P3 will be scheduled. It will execute for 1 time minute. The remaining time will be 0. It will also leave the main memory. The last process to remain in the main memory is process P1. It will execute for 1 time minute. That is up to time minute 14. And it will leave the main memory. Clear है सबको? बोलो. Is this clear to everyone? गुलाम क्या लिखा है तुमने ये P4 P6 P4 P6 P2 P5 P3 P1. अच्छा अब लास्ट का वो बता दे. क्लियर एवरीवन? ज्यादा कुछ है नहीं, डोंट थिंक दैट्स कॉम्प्लिकेटेड. देखो सबसे पहली चीज तो क्या ये एक अच्छी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछ ले तो मुझे पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कैसे परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे शेड्यूलिंग कैसे होगी. लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए कैसे शेड्यूलिंग परफॉर्म होगी. बट दिस इज नॉट अ यूजफुल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है ये किस चीज को फेवर कर रही है, ये उन प्रोसेस को फेवर कर रही है जिनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है. तो अगर मैं पहले उन प्रोसेसेस को रन करूं जिनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज होगा. और ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये मेरा जो गोल है उसी के अगेंस्ट काम कर रही है ना. क्लियर एवरीवन? बोल दो भाई. तो ये जो दोनों आपके
गैंट चार्ट बने, one is for non-preemptive, another is for preemptive with respect to same problem. मत बोलो, कुछ मत बोलो, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। गेट में जो क्वेश्चन आया है वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 16, गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ वर्कबुक, ये तो कल हो चुका होना चाहिए था, नहीं हुआ। अरे रुको 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 रुको, कुछ अलग हुआ क्या? 15 तक मैं आपको करवा चुका हूं। अरे यार, आहा 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 आहा। रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना जाना, कोई तो रुक जाना। वाह, here comes question number 16. Give me the answer for question number 16 फटाफट। यही क्वेश्चंस है ना? Answer question number 16. आज तक एक ही क्वेश्चन आया है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट या लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। बट आप लोगों को, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। यहाँ पर पढ़ाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन कोई मुझे ब्लेम ना करे कि सर आपने पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज दिस इज जस्ट एन another way of looking at the same thing, just like shortage of first or shortest remaining time first. यार आंसर दो। लग गए क्या आप लोगों के मैसेज आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? So consider three processes 0, 1 and 2. So there are three processes P0, P1 and P2 with compute time burst. तो इनका जो burst time है, इनका जो burst time that is 2, 4 and time unit, 2, 4 and 8 time units. Wants to execute for 2 time unit, 4 time unit and 8 time. ठीक है? All processes arrive at time 0. सुनो, सबका जो अराइवल टाइम है क्या वो है? सेम है। इसका मतलब अगर मैं इनका अराइवल टाइम ले लूं तो इसका मतलब अराइवल टाइम के बेसिस पे कोई डिसीजन होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल है। करेक्ट एवरीवन? शुरू से ही सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल है। तो ये वाली कहानी है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? कंसिडर द लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इन एलआरटीएफ टाइप्स आर ब्रोकन बाय गिविंग प्रायोरिटी द प्रोसेस विद द
लोएस्ट प्रोसेस आईडी। देखो इसको जनरली जो टाई ब्रेक होगा वो पहले किसके बेसिस पे होगा, अराइवल टाइम के बेसिस पे होगा, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम तो सेम ही है। इसका मतलब अराइवल टाइम अगर सेम है तो अल्टीमेटली उनके बीच में अराइवल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी टाई ही होगा। अगर वहां पर बस टाइम के रिस्पेक्ट में टाई है तो आपको किस बेसिस पे टाई ब्रेक करना पड़ेगा, आईडी के बेसिस पे। सो गिवन द प्रायोरिटी प्रोसेस विद द लोएस्ट प्रोसेस आईडी, सो इट इज आस्किंग फॉर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देख लो भैया, एट टाइम 0 सबसे पहले कौन सी प्रोसेस शेड्यूल होगी, तीनों की तीनों प्रोसेस सिस्टम में अवेलेबल है, तो सबसे पहले टाइम 0 पे आप P4 को शेड्यूल करोगे। टाइम 0 पे आप P4 को शेड्यूल करोगे। 1 पे इसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 7, 2 पे इसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 6, अभी भी लॉन्गेस्ट है। 3 पे इसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 5, ठीक है। 4 पे इसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 4। अब कौन सी प्रोसेस, यहाँ पर प्रियम्पशन होगा या नहीं होगा, यहाँ पर प्रियम्पशन होगा या नहीं होगा। जन्म आई होप कि यहाँ पर ये वाली चीज जो आप मुझसे बोल रहे थे सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, उस वाली चीज को क्लियर कर देती है कि अगर क्वेश्चन में कोई चीज गिवन है, अगर क्वेश्चन में कोई चीज गिवन है तो हमको अपना दिमाग नहीं लगाने का है ना। तो यहाँ पर एट टाइम मिनट 4 both the processes P4 both the processes P2, sorry this is not P4, this is P2, both the processes P2 and P1 are having equal burst time. So the tie will be first broken based on the arrival time, but the arrival time is also same. Therefore, the process with the minimum process ID, that is process P1, will be scheduled first. तो इस point of time पर आप इसको प्रोसेस P2 को प्रीएम्प्ट कर दोगे और यहाँ पर प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर दोगे, ठीक है। क्या होगा सर एट टाइम मिनट 5 the leftover time for process P1 will be 3, at time minute 6 at time minute 6 the leftover time, sorry yeah that's it, ये होगा ये। अब एट टाइम मिनट 5 क्या होगा, एट टाइम मिनट 5 जो रिमेनिंग टाइम है वो किसका ज्यादा हो गया, वापस से P2 का सबसे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से प्रीएम्प्ट करूंगा, यहाँ पर मैं इसको वापस से प्रीएम्प्ट करूंगा और मैं किसको लेकर के आ जाऊंगा, प्रोसेस P2 को लेकर के आ जाऊंगा। फिर क्या, एट टाइम मिनट 6 पर इसका लेफ्ट ओवर टाइम फिर से कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। लेफ्ट ओवर टाइम फिर से कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो अब क्या होगा, 3 के बाद वापस से दोनों के बीच में टाई है तो जिसकी प्रोसेस आईडी कम है वो शेड्यूल होगी, तो P2 के बाद वापस से कौन आएगा, फिर से प्रोसेस P1 शेड्यूल होगी। हाँ, फिर से ये 1 टाइम मिनट के लिए चलेगी, फिर से ये 1 टाइम मिनट के लिए चलेगी। अब टू 7 एट टाइम मिनट 7 पे क्या होगा, P1 का जो लेफ्ट ओवर टाइम है वो बचेगा 2, P1 का लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 2 और P2 का जो लेफ्ट ओवर टाइम है वो होगा 3। तो वापस से एट टाइम मिनट 7 P2 will be scheduled now. At time minute 8 the P2 will require 2 more unit of burst time, P1 will require 2 more unit of burst time. What is the meaning of lowest process ID have priority? ऋतिक आएंगे है ना, आएंगे ऋतिक, आ जाएंगे। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो सुनो, ऋतिक इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट प्रोसेस आईडी हैव प्रायोरिटी। इसका मतलब LRTF ties are broken by giving प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको शेड्यूल करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी, समझो ये जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, यहाँ पर प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है। जब हम लोगों ने बेसिक क्लास देखी थी तब मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, कभी कभी प्रायोरिटी डायरेक्टली असाइन करके दी जा सकती है, कभी कभी प्रायोरिटी डायरेक्टली असाइन करके दी जा सकती है, और यहाँ पर ठीक है, और अच्छा, और यहाँ पर उसने सीधे सीधे बोला है, जब हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बोल रहे थे तब मैंने आपसे बोला था क्या, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जो प्रायोरिटी थी वो किसके बेसिस पे दी गई, प्रायोरिटी दी गई जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। याद करो यार, ऐसे मत किया करो। जब मैंने कल की क्लास कराई थी ऋतिक, तो मैंने सीधे सीधे कहा था आप लाइव ऐप पे पहली क्लास ले रहे हो या तो फिर आप पहली क्लास ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ले रहे हो, पहले मुझे ये क्लियर कर देना, ठीक है। तो मैंने कल की क्लास में क्लियरली ये बोला था कि जिस परसों वाली क्लास या कल वाली में, जब भी मैंने एक दिन बोला था कि आपकी जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, वहां पर भी प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रीएम्प्शन हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी किस बेसिस पे असाइन कर रहा हूँ, प्रायोरिटी में इस बेसिस पे असाइन कर रहा हूँ कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो किसके बेसिस पे चूज हो रहा था, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम था। जब मैंने लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में सोचा तो मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा,
ठीक है। नाउ अगर टाई हो जाए, इसका मतलब दो लोगों की प्रायोरिटी सेम हो जाए, अगर दो लोगों की प्रायोरिटी सेम हो जाए तो क्या दोनों को एक साथ सीपीयू दे सकते हैं? नहीं भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टाई है तो उस टाई को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों का क्योंकि बर्स्ट टाइम सेम है, जिसके बेसिस पे प्रायोरिटी मिल रही थी, तो उन दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी। तो क्या कोई और तरीका है जिसके बेसिस पे प्रायोरिटी दे सकता हूं? तो उन्होंने बोला अराइवल टाइम, जिसका अराइवल टाइम मिनिमम होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दे देना। लेकिन यहाँ पर तो अराइवल टाइम भी सेम है, तो उन्होंने बोला अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर जिसकी प्रोसेस आईडी मिनिमम हो उसको प्रायोरिटी दे देना, है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस आईडी तीनों की डिस्टिंक्ट है, और मैंने ऑलरेडी बोला था प्रोसेस आईडी दो प्रोसेस की सेम हो जाए तो छत पे जाके कूद जाना या तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। ये 8 टाइम मिनट तक चला और हुआ क्या, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तीनों प्रोसेस को 2 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तीनों प्रोसेसेस को 2 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन शेड्यूल होगा? तीनों का बर्स्ट टाइम सेम है, इसका मतलब प्रायोरिटी टाई होगी। तो अब क्या करेंगे, अराइवल टाइम सेम है, अब कहां जाएंगे? प्रोसेस आईडी पे। तो मिनिमम प्रोसेस आईडी किसकी है? P0 की। तो यहाँ के बाद मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, क्या होगा? P0 चलेगा, फिर P1 चलेगा, फिर P2 चलेगा, फिर P0 चलेगा, फिर P1 चलेगा, फिर P2 चलेगा। और एक बार में इन सबका एक एक टाइम यूनिट कम हो जाएगा, तो एक बार जैसे ये तीनों चलेंगे तो इन दोनों का एक एक टाइम यूनिट रह जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो लेफ्ट ओवर टाइम होगा एक एक बार चलने के बाद वो रह जाएगा 1। अगेन तीनों में टाई हो जाएगा, तो वापस से एक और बार चलाऊंगा तो सब 0 होकर के खत्म होकर के बाहर निकल जाएंगे। 12, 13, 14। क्लियर? अब यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन है इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम एंड व्हाट इज द टर्न अराउंड? व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P0? P0 will complete at time minute 12. What is the completion time of process P1? P1 will complete at time minute 30. What is the completion time of P2? P2 will complete at time minute 14. क्या बोल रहे हो सर? Will you be covering CPU time, IO time, execution? बेटा कल वाले क्वेश्चन कहाँ है? कल वाले क्वेश्चन में मैंने सीपीयू टाइम और आईओ टाइम के बीच में बताया ना, ये सीपीयू टाइम है। आईओ टाइम वाली जब बात क्वेश्चन आए थे तो मैंने आईओ का भी डिस्कशन किया। अभी आगे वाले क्वेश्चन में और आईओ आएंगे तो मैं वहां पर और आईओ का डिस्कशन करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है आईओ वाला जो केस है, आईओ के अंदर अगर एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है तो आईओ ऑपरेशन सारे के सारे प्रोसेसेस की ओवरलैप हो सकते हैं। शिवम ऐसा मत करो, कल वाली चीजें अगर आपने नहीं देखी है तो इस तरीके से फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम? सारी की सारी प्रोसेस आई तो एक ही टाइम पे थी, है ना। तो इसका मतलब 12 माइनस 0 इसका टर्न अराउंड टाइम 0, 13 माइनस 0 टर्न अराउंड टाइम 13, 14 माइनस 0 टर्न अराउंड टाइम 14। सम अप करो क्या हो जाएगा? समेशन विल बी 13 है। सो व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम? एवरेज टर्न अराउंड टाइम 39 बाय P13। आंसर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऋतिक, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जैनम, आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। आई अंडरस्टैंड कि आपको किसी ने कहीं पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक चीज बोली होगी। टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 10 ना सर, काउंट कर लेते हैं सर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी है? मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कौन सी चीज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में काउंट नहीं होगी? जब पहली प्रोसेस सीपीयू पर आती है और जब लास्ट प्रोसेस सीपीयू छोड़ के जाती है तो मैं उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में काउंट नहीं करता। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी है सर? सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भैया। शिवम ठीक है ना? कल वाला लेक्चर देखो, अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की है इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर विल यू बी कवरिंग सीपीयू टाइम, आईओ टाइम, एग्जीक्यूशन। मैंने दोनों चीजें कल वाले उसमें क्वेश्चंस में भी कवर की हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी कवर करूंगा। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है देयर इज नथिंग different in terms of IO time when IO time is given in the problem. You just need to think कि जैसे ही आपका प्रोसेस CPU से IO के ऊपर जाएगा तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेस IO परफॉर्म कर रही हो और क्वेश्चन में गिवन है तो वो सारे के सारे प्रोसेस आपको क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस IO पैरेलली परफॉर्म कर सकती हैं। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग IO। तो इस टर्म से कभी कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है दैट ऑल द आईओ ऑपरेशंस कैन बी ओवरलैप्ड एज मच एज पॉसिबल, इसका मतलब आईओ ऑपरेशंस पैरेलली काम कर सकते हैं। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वापस चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
आई होप दैट्स इट नाउ। अब बात समझने की कोशिश करना, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज नॉट अ गुड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि ये आपके एवरेज टर्नअराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम को बढ़ाएगी। ठीक है, सबसे अच्छी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन होती? सबसे अच्छी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अंदर दो प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या? सबसे पहली चीज तो कि उसके अंदर स्टारवेशन होता था, पहली चीज उसके अंदर स्टारवेशन होता था, और दूसरी चीज कि उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कैलकुलेट एडवांस में पता नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे ये बोला था कि फिर भी मैं ऐसी एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकता हूं, फिर भी मैं ऐसी एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकता हूं जो बर्स्ट टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, बाय डूइंग व्हाट, बाय अप्रोक्सीमेटिंग द बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो वो कैसे अप्रोक्सीमेट करूंगा ये मैं आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके आप बर्स्ट टाइम को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर सकते हो। दोज आर नॉट समथिंग जो बहुत ही करेक्ट सॉल्यूशंस हैं, दोज आर जस्ट दी सिंपल अप्रोच कि भाई ऐसे करके अप्रोक्सीमेट कर लो, ऐसे करके अप्रोक्सीमेट कर लो, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेट्स एज्यूम, समझना बात को, लेट्स एज्यूम कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक अच्छी सी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम हो, प्रोसेस हो, अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक अच्छी सी अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस हो जिसका यूज करके मैं सीपीयू टाइम या फिर बर्स्ट टाइम को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, तो भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की एक प्रॉब्लम है। क्या? वो है स्टारवेशन, कि अगर स्मॉलर प्रोसेसेस आती चली गई, तो अगर एक आध कोई बड़ी प्रोसेस आकर के सिस्टम में फंस गई तो वो बेचारी फिर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करने लग जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया नेक्स्ट एल्गोरिथम। 3 हो गई थी, 5 हो गई, अब लिखते हैं 6th वाली। This is highest response ratio next। तो कई सारे लोगों ने जनरली, जिन्होंने शायद, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, बट शायद आप में से कुछ लोगों ने इस वाली एल्गोरिथम के बारे में पहले कभी ना सुना हो। ठीक है, सो दिस इज एन एल्गोरिथम जो गिवन कि अगर आपको बस टाइम पता है तो ये आपका जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, उनको उसको रिमूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, चलो, तो somebody is saying this is also known as HRRN obviously। तो there's a term को हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्स रेशियो। So how do we define the response ratio? Just note down. Response ratio is defined as W plus S upon S। क्या है ये? समझना इसको। What is W? Waiting time of the process at any given time। तो किसी गिवन टाइम तक प्रोसेस ऑलरेडी कितना वेट कर चुकी है, ये चीज हो जाएगी आपका वेटिंग टाइम। दिस वेटिंग टाइम इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। समझना, जो फाइनली लास्ट में जाकर किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी टाइम टी पर प्रोसेसेस का रिस्पॉन्स टाइम निकालने की कोशिश करता हूं, तो टाइम टी तक जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी कितने टाइम के लिए वेट कर चुकी है, ये उस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, सो W is nothing but the waiting time of the process at any given time, and what is else? Service time। Service time is nothing but burst time। डिफाइन करने वाले ने सर्विस टाइम यूज किया है, इसलिए एस टर्मिनोलॉजी यूज हुई है।
अभी क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। response ratio for any process, for a process, response ratio for a process at any given time t will be defined as w plus s divided by s. इसका मतलब waiting time of that particular process at time t, what is the service time of that process, and divide by the service time of the process. Clear? So this is how we define the response ratio. Now, what will be the criteria for scheduling in the highest response ratio next scheduling algorithm? So criteria will be highest response ratio. इसका मतलब अगर मुझे टाइम टी पर शेड्यूलिंग परफॉर्म करनी है, तो टाइम टी पर अगर मुझे चेक करना है कि टाइम टी पर किस प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा, तो टाइम टी पर मैं सारी की सारी प्रोसेसेस के लिए रिस्पांस रेशियो कैलकुलेट करूंगा। जिस प्रोसेस का रिस्पांस रेशियो सबसे ज्यादा होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा। नाउ remember, the mode of this process is always non-preemptive. Mode of this process is always non-preemptive. So जो shortest job first है, वो shortest job first से आपका जो स्टारवेशन वाला प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम यूजिंग हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। अभी आपको शायद ये समझ में ना आए कि सर कैसे आप जो स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है, कैसे आप जो स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है शॉर्टेज जॉब पास में, उसको इस चीज का यूज करके अवॉइड करोगे। बट आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल। तो इतना सबको क्लियर है क्या? ये सबको समझ में आया दैट रिस्पांस रेशियो विल बी अ न्यू टर्म जो कैसे डिफाइन होगी? waiting time of the process plus service time divided by service time, where waiting time will be w will be nothing, but किसी given time पर process already कितना wait कर चुकी है वो, और service time will be nothing, but उस process का जो execution time required है वो कितना है। तो this will be the process। क्वेश्चन कर लेते हैं so that ये क्लियर हो जाए। प्रोसेस देते हैं। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। सर कैलकुलेट दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख दूंगा। समेशन आप लोग करते रहना। We don't want to face the completion. So what will be the completion time? What will be the turnaround time? And what will be the waiting time? ये तीन चीजें हमको निकालनी। देखते हैं कैसे करेंगे। सर शेड्यूलिंग यूज करते हैं, क्या करें भैया? गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट क्या होगा? at time 0 which process will be scheduled? देखो अगर कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा ये डिसाइड किया जाएगा। अगर एक अकेला आदमी आए तो उसको तो वॉक ओवर मिल जाएगा, है ना। तो एट टाइम 0 देयर इज ओनली वन प्रोसेस व्हिच इज प्रोसेस P1 इन द सिस्टम। सुनना अच्छे से। At time 0 there is only one process, that is process P1 which is present in the system. Therefore P1 will be scheduled. There will be no need of calculating the response ratio.
What is the type of what is the mode of scheduling? It is non preemptive. इसलिए इसका मतलब एक बार जब P1 को शेड्यूल किया तो जब तक ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक ये सीपीयू को रिलीज नहीं करेगी. इसका मतलब इट विल एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू फॉर 3 टाइम. Clear? Done? Now, what will happen? At time minute 3, process P1 has left the main memory, and among the processes P2, P3, P4 and P5 there is only one process, क्योंकि ये तीनों तो आई ही time minute 3 के बाद हैं. So at time minute 3 again there is only one process P2 which is present in the memory. तो अगर एक अकेला आदमी है तो फिर उसके बीच में फिर कोई लड़ाई नहीं, तो P2 को आप जाकर के शेड्यूल कर दो. P2 को शेड्यूल कर दो. P2 want to execute for how much time? P2 wants to execute for 6 time minutes. So again, it's a non-preemptive scheduling algorithm. Therefore, it will execute for 6 time minutes. That is from time minute 3 to 9. Clear? Now, at time minute 9, process P1 and P2 has already completed their execution, and the processes which are present in the main memory are P3, P4, and P5. So now tell me, which process will get scheduled first? Bolo. Which process will get scheduled first at time minute 9? Now there is a competition. That there are 3 processes P3, P4 and P5 who are contending to get access of the CPU. So which process will be scheduled on the CPU? Tell me. Bolo fatafat. Priyanka is saying P3. देखते हैं. So what's the idea? You need to calculate the response ratio of the processes. So what's the time right now? At t equals to 9. What is the time? You are trying to check that at time minute 9, which process among P3, P4 and P5 will be scheduled at the CPU. So you need to calculate 3 things. That जो process है उनके response ratio निकालो. Response ratio of P3, response ratio of P4 and response ratio of P5. Response ratio of P3, response ratio of P4 and response ratio of P5. Yes or no? What will be the response ratio of P3, P4 and P5? तो देखना यहां पर कहानी सिंपल है. क्या कहानी है? किशन सॉरी, देखो ऐसे नहीं करना है. आपने क्या किया किशन? जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम था सिर्फ उसको देखा नहीं. यहाँ पर यही तो आइडिया है. हम क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्वेशन को भी. कि अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मॉलर प्रोसेस के पहले कभी भी शेड्यूल नहीं हो सकती. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट. कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस है P3, एक प्रोसेस है P5, सो यू एक्चुअली नो दैट प्रोसेस P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो सिर्फ 2 है और प्रोसेस P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है. बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो प्रोसेस P3 है ये ऑलरेडी बहुत टाइम के लिए वेट कर चुकी है टाइम मिनट 9 आते आते, क्योंकि ये टाइम मिनट 4 पर आ चुकी थी और अब टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं. 4 बजे आई थी, 9 बजे आए, अब 9 बज रहे हैं, 5 बजे तक बहुत देर वेट हो गई है. ये भाई साहब अभी भी आए थे थोड़ी देर पहले 8 बजे और 9 बजे बोल रहे हैं मैं छोटा हूं तो पहले मुझे जाने दो. अरे दबंगाई थोड़ी ना चल रही है. हमने थोड़ी सी फेयरनेस तो दिखाएंगे, क्योंकि अगर फेयरनेस नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या होगा? फेयरनेस नहीं दिखाओगे तो फिर स्टार्वेशन आ जाएगा. ठीक है. सो दैट्स द आइडिया. तो यहाँ पर 2 चीजें हैं. आपको क्या निकालना है? वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 3 प्लस सर्विस टाइम ऑफ प्रोसेस 3. एक बार लिखना हूं इस तरीके से, एक ही बार करवा ही रहा हूं, एक ही क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी. प्लस दी सर्विस टाइम ऑफ प्रोसेस 3. सो एट टाइम 9 प्रोसेस P3 has already waited for how much time? प्रोसेस P3 आई थी टाइम मिनट 4 पर
और अब टाइम हो रहा है 9। इसका मतलब ऑलरेडी प्रोसेस P3 कितने टाइम के लिए वेट कर चुकी है? ये ऑलरेडी वेट कर चुकी है 9 - 4 टाइम मिनट के लिए जब आई थी। अभी कितना बज रहा है? माइनस कितने बजे आई थी? ठीक है, प्लस व्हाट इज द सर्विस टाइम ऑफ प्रोसेस P3? सर्विस टाइम विल बी फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा। तो सर्विस टाइम इज 4 डिवाइड बाय 4। तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9, 5 + 4 9 डिवाइड बाय 4, राइट? This will be the value. Now, what is the response ratio of P4? Response ratio of P4. P4 आई थी 6 बजे, अभी बज रहा है 9, तो इसने कितने टाइम के लिए वेट किया है? इसने वेट किया है 3 घंटे के लिए। हाँ, और इसका जो सर्विस टाइम है वो कितना है? 5 डिवाइड बाय 5, ये कितना हो जाएगा? 8/5। ठीक है, प्रोसेस P5 सर ये अभी अभी आई थी 8 बजे, तो 9 - 8, इसका मतलब इसने अभी तक वेट किया है सिर्फ 1 आवर के लिए, और इसको चलना भी बेचारी को बहुत छोटा सा ही है 2 टाइम मिनट के लिए। तो ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। अब बात समझना, कहानी क्या, वापस चलता हूँ वापस करके। ये जो चीज है, इस रिस्पॉन्स रेशो को समझने की कोशिश करो। जो सर्विस टाइम है वो डिनोमिनेटर में, आपका जो सर्विस टाइम है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है इसका मतलब ये शॉर्टर लेंथ की जो प्रोसेसेस हैं उनको सपोर्ट कर रही है। आई वुड से, अगर सर्विस टाइम डिनोमिनेटर में है तो अगर छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो रिस्पॉन्स रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो रिस्पॉन्स रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्टर बर्स्ट टाइम की प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, शॉर्टर बर्स्ट टाइम की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये समवेयर क्लोज है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के। हाँ या ना? किन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं? जिन प्रोसेस का सर्विस टाइम कम है उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिन सर्विस टाइम डिनोमिनेटर में है, और रिस्पॉन्स रेशियो जिनका ज्यादा है उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जिनका सर्विस टाइम कम है उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज हो रही है, इट इज ऑल्सो गिविंग द वेटेज टू द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट कर चुकी है, अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट कर चुकी है और अगर उसका सर्विस टाइम कम भी है, तो अगर बाकी प्रोसेस के कंपैरिजन में ये जो वेटिंग टाइम है ये विद रिस्पेक्ट टू सर्विस टाइम ज्यादा है, तो जिस प्रोसेस का वेटिंग टाइम बाकी प्रोसेस के सर्विस टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा मैं उसको फेवर करूंगा। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करने दूंगा। समझ गए बात को? किसी भी प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करने दूंगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। तो दोनों चीजें हैं, ये जो जिन प्रोसेस का सर्विस टाइम कम है उनको सपोर्ट करता है, और अगर कोई प्रोसेस एक लिमिट से ज्यादा वेट कर चुकी है तो उसको आगे भेजने की कोशिश करता है। बोले तुम जाओ बेटा, तुम बहुत इंतजार कर चुके हो, तुम्हारे ऊपर और कितना अत्याचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या है। दिस वैल्यूज 2.25, दिस वैल्यू इज 1.6 आई गेस, दिस वैल्यू इज 1.6, दिस वैल्यू इज 1.5, है ना? तो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो किसका है? प्रोसेस P3 का रिस्पांस रेशियो ज्यादा है। सो यू कैन एक्चुअली सी कि प्रोसेस P3 का जो सर्विस टाइम है वो प्रोसेस P5 के सर्विस टाइम से ज्यादा है, लेकिन पर यूनिट ऑफ सर्विस टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोसेस P3 ज्यादा वेट कर चुकी है। इसलिए मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं? प्रोसेस P3 को सपोर्ट कर रहा हूं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रोसेस शेड्यूल होगी दैट विल बी प्रोसेस P3। क्लियर? नाउ अगेन जो एल्गोरिथम है वो कैसी है? वो नॉन प्रिएम्प्टिव है, इसलिए इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, दैट इज P3 will execute for 4 time unit, that is from 9 to 13. Yes, तो
ये कहानी होगी। अगेन अब टाइम यूनिट 13 पर फिर से दो प्रोसेस अवेलेबल है। टाइम यूनिट 13 पर फिर से दो प्रोसेस अवेलेबल हैं, P4 एंड P5। तो फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होगी, फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो मैं वापस से कैलकुलेट करूंगा एट t इक्वल्स टू 13। नाउ at t equals to 13 there are only two processes P4 and P5, therefore you will calculate the response ratio of P4 and you will calculate the response ratio of P5. What will be the response ratio of P4? सर अभी टाइम हो रहा है 13 बज रहे हैं, ठीक है, और जो प्रोसेस P4 है वो आई थी 6 बजे। इसका मतलब प्रोसेस P4 7 आवर्स के लिए वेट कर चुकी है। प्रोसेस P4 का जो सर्विस टाइम था वो था 5 डिवाइड बाय 5, तो दिस विल बिकम 12 बाय 5। यही आएगा ना, चेक कर लेना एक बार। 13 माइनस 6 7 प्लस 5 बाय 5 12 बाय 5 2.4, ठीक है। नाउ अगेन प्रोसेस P5 की बात करो। प्रोसेस P5 की बात करते हैं, कितना हुआ सर? ये 8 बजे आई थी, 13 बज रहा है, तो अभी 5 घंटे ये ऑलरेडी वेट कर चुकी है। इसका सर्विस टाइम है 2 और डिनोमिनेटर में 2, दैट इज 7 बाय 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5। तो पर यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सी प्रोसेस ज्यादा वेट कर चुकी है? पर यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोसेस P5 ज्यादा वेट कर चुकी है, इसलिए टाइम यूनिट 13 पर जो प्रोसेस शेड्यूल होगी वो होगी प्रोसेस P5। Process P5 will execute for 2 time unit, that is up to time unit 15. At time unit 15, process P5 will also leave the main memory. At time unit 15, there is only one process, process P4 in the main memory. तो अब क्या करें? कोई और बचा ही नहीं, तो कोई लड़ाई करने वाला है ही नहीं, तो मैं ही जीतूंगा। तो प्रोसेस P4 को शेड्यूल कर दो। Process P4 will execute for 5 time unit, that is up to time unit 20. क्लियर? बोलो भैया, सबको क्लियर है? तो वंस यू ऑब्टेन द गैंग चार्ट, यू नो हाउ टू कैलकुलेट अदर थिंग्स। क्या ही हो जाएगा सर? कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज व्हाट? कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज व्हाट? 9। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 13, P4 is 20, P5 is 15. सर टर्न अराउंड टाइम 3 7 9 14 7। सर वेटिंग टाइम सर 0 सर। सर वेटिंग टाइम सर, अरे वेटिंग टाइम पूछ रहे हैं भैया। कब गए भाई तुम? तू पे आए थे ना? 1 7 minus 6 1 9 minus 4 waiting time 5 waiting time 9 waiting time डन। एवरेज वगैरह निकाल लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जनरली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। थोड़ा बहुत वैसे ही पूछा गया है कि कौन सी प्रोसेस है जो स्टार्वेशन को अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो एक्चुअल में किस तरीके से ये किसी भी प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करने देती। अगेन स्टार्वेशन इन दी सेंस कि इनडेफिनेट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, तो इसको मौका मिलेगा। सो यू मे नोट डाउन वन पॉइंट, व्हाट? हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट support the processes with shorter burst time but at the same time it tries to ensure that
processes with comparatively longer burst time does not wait for very long time. Sure. हो जाएगा. So we are done with the highest response ratio next scheduling algorithm.